नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया इस वक्त बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस का। आज बहस का मुद्दा है गुजरात में कौन असरदार और गुजरात का सरदार कौन। तो मोटे तौर पर 4 पार्टियां मैदान में, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और AIM। इनमें से एक का खेल बनना है और 3 का बिगड़ना है, या आप कह सकते हैं इनमें से 1 या 2 पार्टी ऐसी हो सकती है जो दूसरी पार्टी का खेल बिगाड़ने का काम करे, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी जो 27 साल से सत्ता में है, 6वां टर्म पूरा कर रही है और 7वें टर्म पर भी उसका दावा है। बीजेपी को जीत का पूरा भरोसा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के मुताबिक है ना। इसके अलावा UCC और हिंदुत्व पर भी बीजेपी को पूरा भरोसा है। दूसरी पार्टी कांग्रेस है जो 27 साल से गुजरात के लिए तरस रही है। हाल फिलहाल में कोई स्टार कैंपेनर गुजरात नहीं पहुंचा। अब 22 तारीख को राहुल गांधी के पहुंचने की खबर। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। स्टार कैंपेनर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इनका तुरुप का पत्ता है सब कुछ मुफ्त। पिछली बार 29 सीटों पर लड़े थे, सब पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार दावा कर रहा है कि गुजरात में सरकार बना लेंगे। पंजाब से रिजल्ट से उम्मीदें बाग-बाग हैं और गुजरात चुनाव में चौथा कैरेक्टर है भाईजान, यानी असदुद्दीन ओवैसी। खेल बनाए भले ही नहीं, लेकिन मुस्लिम वोटों को टुकड़ों में बांटकर किसी का भी खेल बिगाड़ने का दम रखते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह का है। हाल ही में बिहार के गोपालगंज में उन्होंने कर भी दिखाया। हालांकि आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। इस पर वो कहते हैं कि साबरमती रिवर फ्रंट पर बैठकर एक बार में तय कर लो कि कौन किसकी बी टीम है। और इन सब के बीच गुजरात में अब किडनैपिंग वाला चुनावी रोमांच भी दाखिल हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीदवार के गायब होने पर आज खूब हल्ला मचाया। बाद में उम्मीदवार खुद प्रकट हो गया और कहा कि बीजेपी ने उसे कहीं अगवा नहीं किया था। बहरहाल, कसम संविधान की में आज ये बड़ी बहस जरूरी है क्योंकि गुजरात चुनाव में सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गुजरात चुनाव में चौतरफा दांव खेला जा रहा है। इस चुनाव में हिंदुत्व, तुष्टीकरण और मुफ्त की राजनीति की बात हो रही है। साथ ही ये बहस इसलिए भी जरूरी है, बीजेपी 27 साल से काबिज है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इसमें चुनौती है। ये बहस जरूरी है क्योंकि गुजरात से 2024 के लिए वोटर्स के मूड की झलक मिल सकती है, ऐसा भी कई चुनावी पंडित मान रहे हैं। ગુજરાતની જનતાએ નિર્ણય કર્યો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને પણ મોકો આપવો જોઈએ। મિત્રો, ગુજરાતને પરેશાન કરતા હતા, ગુજરાતને પીખતા હતા, કોઈની હિંમત નથી ગુજરાતની અંદર કાંકરી ચારો કરવાની। गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। Leader should always worry about his credibility. And Arvind Kejriwal ji ka credibility level has gone down. It is 0. कंचन जरीवाला जी को हार के डर से भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। મેં અંતરાત્માના અવાજ સાંભળી આવી રાષ્ટ્ર વિરોધી અને ગુજરાત વિરોધી પાર્ટીમાંથી ચૂંટનું ના લડવાનું મન બનાવીને મારી ઉમેદવારી પત્ર કોઈ પણ પ્રકારમાં દાગ દબાણ વગર પાછી ખેંચી દીધેલી છે। जब से राजनीति में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आई है, तब से झूठ का नए आयाम स्थापित किए। हर बात पे ही इनका झूठ पकड़ा जाता है। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बताते हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्रद्धा राजपूत हमारे साथ हैं, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अब्दुल मन्नान AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो कुलदीप जी आप ही से है, और सवाल है, अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे थे, और कंचन जरीवाला जिन्हें लेकर आज ये पूरा किडनैपिंग का जो एक चुनावी रोमांच देखने को मिला, उसे लेकर बीजेपी कह रही है आप तो झूठ की राजनीति में माहिर है। अदिति जी,
एक व्यक्ति जो कंचन जरीवाला जी हैं, वो हमारे प्रत्याशी हैं सूरत ईस्ट से, और वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं, नॉमिनेशन भरने जाते हैं, उन पे दबाव डाला जाता है नॉमिनेशन वापस कराने का, उनको किडनैपिंग कर ली जाती है और अगले दिन उनको लाया जाता है आरओ के ऑफिस में और उनसे नामांकन वापस कराया जाता है। और बाद में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि वो तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी सहमति से पर्चा वापस लिया है। आप सोचिए अदिति जी कि जहां एमएलए बनने के लिए आदमी अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देता है, जो व्यक्ति कल तक चुनाव लड़ रहे थे आज वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। बंदूक की नोक पे उनसे नॉमिनेशन वापस लिवाया गया है, उनको डरा के धमका के नामांकन वापस लिवाया गया है उनसे। ये भारतीय जनता पार्टी जो गुंडेपन की राजनीति कर रही है ना, गुजरात की जनता इसका जवाब इनको जरूर देगी। ये गुंडागर्दी की राजनीति गुजरात बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको डर लगता है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव लड़के जीतिए। आप पहले तो आप विधायक पैसे देके तोड़ते थे, धमका के तोड़ते थे, अब आपने नया फॉर्मूला निकाल लिया है कि चुनाव से पहले ही किडनैपिंग कर लेंगे, नॉमिनेशन भरने से पहले किडनैपिंग कर लेंगे। चलिए 1 मिनट आपका जो इनिशियल कमेंट के लिए था वो खत्म हो गया, आप जवाब लीजिए। श्रद्धा राजपूत ये कह रहे हैं आप किडनैपिंग की राजनीति करते हैं, आप डराने धमकाने वाली राजनीति करते हैं, आप गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है आप पर। अदिति जी, पूरे गुजरात के अंदर गुंडा पार्टी किसे कहते हैं? आप गुजरात में आकर या तो आपके जो रिपोर्टर गुजरात को अभी कवर कर रहे हैं उनका इलेक्शन, उन्हें पूछ सकते हैं, और आपका एक लोकल जी न्यूज भी यहाँ पर है, उन्हें भी आप पूछ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू गुंडा पार्टी इन गुजरात। जिस तरह के इनके लोगों की हरकतें इनके, मैं तो आपको बोलती हूँ अदिति जी, सभी का बायोडाटा मंगवा कर देख लीजिए। जितनी भी अराजकता करने के, जितने भी आईपीसी की कलम लग सकती है, वैसी जितनी भी कार्यविधि है ये आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर करते हैं। हर किसी का बायोडाटा उठा के देख लीजिए। गुजराती पीपल हमेशा से बहुत अच्छे होते हैं, एकदम अच्छे से अपना बिजनेस जो है उनका माइंड होता है और शांति से रहने वाला समुदाय है। गुजराती पीपल को शांति बहुत ज्यादा पसंद है, हम शांति में बिलीव करते हैं। और आम आदमी पार्टी जितनी अराजकता आज तक किसी भी राजकीय पार्टी ने गुजरात में नहीं की है, तो गुजरात की अस्मिता को जो इन्होंने चोट पहुंचाई है उसका जवाब भी इनको अच्छे तरह से मिल जाएगा। तो ये अब गुजरात को लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी से गुंडा पार्टी इन गुजरात। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, एक कमेंट अब आपका, ये शांति पसंद वो क्रांति की बात कह रहे हैं, इस गुजरात की शांति में भ्रांति और भंग, इस शांति को कौन करना चाहता है, वो कौन सी पार्टी है फिर? दो बातें बड़ी साफ है श्रद्धा। गुजरात की जनता के सामने बहुत स्पष्ट जनादेश देने का मन है और वो 136 लोगों के गुनहगार को, 136 लोगों की मौत के गुनहगार यानी सीएम भूपेंद्र पटेल को जिन्होंने दोबारा सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है, उसके खिलाफ गुजरात की जनता अपना मानस बनाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप पार्टी का तो फुल माहौल भी हो गया है, ऑल एक्टर पार्टी, और ये ऑल एक्टर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गुजरात में जो नूरा कुश्ती खेलना चाहती थी वो आज कंचन जरीवाला ने साफ कर दिया। इनके यहाँ पर कोई किसी तरफ जाता है, कोई किसी तरफ जाता है। हम गुजरात की जनता से वादा करते हैं कि हम नौकरी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, गुजरात के व्यापार की बात करेंगे। हम इन फर्जी मुद्दों में नहीं उलझने वाले हैं। गुजरात का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है, कर्ज है, वो महंगाई है। इन सारे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में है और कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाएगी। गुजरात की जनता हमें सेवा का मौका देगी, ऐसा हमारा विश्वास। ठीक है, अब जल्दी से एक कमेंट अब्दुल मन्नान आपका। बीजेपी की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है, खुद होम मिनिस्टर ने कहा हमने तुष्टीकरण की जो राजनीति थी 27 सालों में गुजरात को उससे मुक्ति दिला दी। तुष्टीकरण की राजनीति तो भाजपा खुद कर रही है ना, वो तुष्टीकरण मेजॉरिटी कम्युनिटी की कर रही है और उन्होंने जो है जितना भी काम किया है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए को खुश करने के लिए माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं, माइनॉरिटीज को सता रहे हैं। कभी बुर्के का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी मदरसे का मुद्दा, कभी वोट की प्रॉपर्टी का मुद्दा। तो एक तरह से सारे मुद्दे जो है उखाड़ उखाड़ के वो सताने का काम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटी को जो है खुश कर सके। तो उसकी राजनीति तो वो खुद कर रहे हैं, वो उसके लिए वो पूरे विश्व में बदनाम है कि भारत को में जो है पोलराइजेशन जो किया है मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की है। तो इस बात को हम क्यों कहें, इस बात को तो कांग्रेस को, समाजवादी को, बहुजन को जवाब देना चाहिए और आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। महज जबानी जमा खर्च करने की बात करते हैं। मोदी जी भी तुष्टीकरण करते हैं, कहते हैं एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में संविधान होगा, कंप्यूटर होगा।
और मनमोहन सिंह कहते थे कि मुसलमानों का हक पहले है यहाँ साधनों पे, तो दोनों जबानी तौर पे जो चाहे वो। ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले श्रद्धा राजपूत आपका जवाब, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत आपका जवाब। ये कह रहे हैं कि आप भी अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, ये तो आपके प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। अदिति जी, पहले आप ये बताइए कि जितने भी जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं, रोड बने गए हैं, रास्ते बने गए हैं, जो भी वेलफेयर की स्कीम है, या किसी के नाम को देख के या किसी के धर्म को देख कर उसका फायदा लोगों को दिया जाता है। ये कोई भी मुझे बता दे कि जो भी गवर्नमेंट का जितना भी वेलफेयर है मोदी सरकार का, वो किसी के नाम को देख के उसे किया जाता है। तुष्टिकरण की राजनीति हमने कभी नहीं की है। और एजुकेशन हर बच्चे को मिलना चाहिए, हेल्थ हर बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। डेवलपमेंट हर किसी का होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी किसी एक की बात कभी की ही नहीं है। तुष्टिकरण और अपीजमेंट हम कभी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से मानती है कि 125 करोड़ के देशवासी जब 125 करोड़ कदम चलेंगे तो एक साथ 125 करोड़ कदम चलेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है। तो हमारी कोई भी ऐसी वेलफेयर की है या हमारा कोई भी मुद्दा है, वो सारे भारतीयों के लिए, और हमने कभी भी किसी को अपीजमेंट की राजनीति नहीं की। ठीक है, जवाब लीजिए। अब्दुल मन्नान ये कह रहे हैं कि हम तो सबके लिए बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। हम अपनी योजनाओं में भेदभाव नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी आ रही है। हेलो जी मैडम, ऐसा है कि ये जबानी जमाखत, ये लोग बड़े बड़े लोग, इनके बड़े नेता तो करते हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो ये बतावे ना कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात अगर करते हैं तो गुजरात में कितने मुसलमानों को इन्होंने टिकट दिया? तो भागीदारी तो आप दे नहीं रहे हो, पार्टिसिपेशन आप करवा नहीं रहे हो, तो आपकी बात कौन रखेगा? आप जितना काम कर रहे हो उनके विरोध में कर रहे हो और उनको कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। ना पार्लियामेंट में एक मंत्री नहीं है राष्ट्रीय लेवल पर आपका, नेशनल उसमें एक आध आरिफ मोहम्मद खान को छोड़ दिया जाए तो वो भी कोई गवर्नर, एक गवर्नर आपने बना दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। इवन मुख्तार अब्बास नकवी और ये क्या नाम है, सैयद शाहनवाज हुसैन मंत्री हुआ करते थे, मोदी सरकार ने उनको भी निकाल दिया है। तो सबका साथ सबका विकास तो आईने की तरह आपके मंत्रालय में दिख रहा है, मोदी सरकार में दिख रहा है। उसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। टिकट आप देते हो तो एक भी मुसलमान को नहीं देते हो। ठीक है, जवाब ले लीजिए। श्रद्धा जी जवाब दीजिए इस पर। मुझे अदिति जी ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में ऐसी बातें कब तक चलेगी कि किस कम्युनिटी को या किस धर्म को कितनी टिकट दी गई है। टिकट देना ये डिसाइड करेगा कि ये सबका साथ है, सबका विकास है। किसी को भी किसी आधार पे डिस्क्रिमिनेट किया गया हो या उसके तरफ सरकार ने कोई कार्रवाई ना की हो या वेलफेयर ना पहुंचाया हो या किसी के साथ कोई अन्याय हुआ तो उसके अंदर भी उसे डिस्क्रिमिनेट किया हो तो कहा जा सकता है कि हमने तुष्टिकरण की राजनीति की हो या अपीजमेंट की राजनीति की हो। हमने कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की है। और जहां तक की राजनीति में टिकट देने का सवाल है वो पूरा अलग है, उसको किस तरीके से आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। मुझे ये बात अभी समझ में नहीं आई कि हम टिकट देंगे तो इसका मतलब हम XYZ कास्ट या कम्युनिटी को प्यार करते हैं, जबकि हमने कहा है कि अलग अलग फूलों से बना हुआ गुलदस्ता है, सबका साथ और सबका विकास है। तो इस तरह की जो बरगलाने वाली बातें हैं ना, ये इसे बोलते हैं हेट स्पीच। जो इन्होंने अभी दी है ना उसे हेट स्पीच बोलते हैं। क्या आप किसी के जहन में डालते हैं कि आपको ये नहीं मिला है, पर आपको जो एजुकेशन मिला है, जो मुस्लिम महिलाओं के। ठीक है, जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए। अब्दुल मन्नान ये कह रहे हैं कि आप नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों के जहन में लोगों को बरगलाने का, उन्हें गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। भाई, जब से भाजपा RSS बनी है तब से दुनिया जानती है कि नफरत की राजनीति कौन करती है। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी, और उसके बाद जो है आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। हम ही नहीं कह रहे हैं, तो अमेरिका कह रहा है, यूरोप कह रहा है, लंदन कह रहा है, सारी दुनिया जानती है कि पोलराइजेशन भाजपा के आने पे बनी है। और आखिर इस बात से ये कन्नी क्यों काट जाते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इनके पार्लियामेंट में एक भी मंत्री नहीं है। ये तो इनके शर्म की बात है, ये दुनिया को मुंह कैसे दिखाएंगे। गुजरात के पूरे जो है 198 जितनी भी सीटें हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, 192 शायद है, एक भी आदमी को आपने टिकट दिया, जबकि वहाँ 10% मुसलमान है, एक भी आदमी को आपने विधानसभा में टिकट नहीं दिया। तो आप जो है जबरदस्ती की बातें करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप जो है ऊपर से तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और आपके जब अंदाज ठाकुर बोलते हैं और जब वर्मा जी बोलते हैं और जो मगर नफरत की जबान बोलते हैं साक्षी महाराज, तो उससे कोई आप जो है उनके ऊपर एक्शन भी नहीं लेते हो।
तो बीजेपी का चाल चेहरा और चरित्र अलग है। ऊपर लोग कुछ बोलते हैं और नीचे कुछ बोलते हैं और धरातल तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आखिर इसका जवाब उनके पास कहाँ है कि ये जो है क्यों नहीं मुख्तार अब्बास नकवी को, शाहनवाज हुसैन को या किसी मुसलमान को मंत्री बनाया, या क्यों नहीं ये टिकट दे रहे हैं? इसका जवाब क्या है? ठीक है, इसका जवाब मैं बाद में लूंगी। पहले मैं एक कमेंट लूंगी सुरेंद्र राजपूत का। सुरेंद्र राजपूत थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे जब तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है बीजेपी तो गठगरे में आपकी पार्टी आती है। अदिति, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, इसकी बहुत बहुत बधाई लीजिए। और प्रेस का काम सबको समानुपातिक रूप से समय देना होता है और विपक्ष को ज्यादा समय देना होता है। खैर, नहीं क्या सर, एक सेकेंड, क्या कहा आपने? मैंने कहा प्रेस दिवस की बधाई लीजिए और प्रेस का काम और पत्रकारों का सर, सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपनी पार्टी का काम कीजिए, मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है सर। अरे भाई, अगर 10 मिनट से आप हमें चुपचाप सर, तो आपने उस समय देखा AIM बोल रही थी, और अगर AIM का सवाल बीजेपी से है तो बीजेपी देगी। सर, मुझे डराने धमकाने का काम मत कीजिएगा। प्रेस दिवस की बात कर रहे हैं ना, प्रेस दिवस की बात कर रहे हैं ना सर, प्लीज डराने धमकाने का काम मत कीजिए। टीवी पर सब लोग देख रहे हैं, उंगली नीचे कर लीजिए, उंगली नीचे कर लीजिए। डराने धमकाने का काम मत कीजिएगा, डराने धमकाने का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। आराम से बात कीजिए मुझसे, आराम से बात कीजिए, मुझे पाठ मत पढ़ाइए। अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए आए, पार्टी का स्टैंड रखिए। नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, आपके चिल्लाने से मैं डरती नहीं हूँ सर। आपको मुद्दे पर बात करनी है, हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं ये? मुसलमान का रखा है, शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग कीजिए शर्म। तुष्टीकरण की राजनीति का स्टेटमेंट आया, आपसे डरती नहीं हूं मैं, आपसे डरती नहीं हूं मैं। आपसे सवाल पूछूंगी ना, जो आपके ओपोनेंट आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इतना क्या बुरा लग रहा है आपको? आपको बुरा क्यों लग रहा है? जवाब दीजिए ना अपने ओपोनेंट्स को। मुझे क्यों डरा रहे धमका रहे हैं आप मुझे क्यों डरा धमका रहे हैं? मैं नहीं डरती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। हिंदू मुसलमान राजनीति करती है, ये आप लोगों ने अपना एक स्ट्रेटेजी बना ली है कि मीडिया को बोलेंगे हिंदू मुसलमान करते हैं। देखा है कभी अपने आप को? राजनीति को देखा है? जातीय समीकरण नहीं देखते आप लोग, धार्मिक समीकरण आप लोग नहीं देखते, और दूसरों से कहते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है प्रेस। आप आरोप लगाने आए, अपनी पार्टी का स्टैंड रखने आए। आप चाटुकार बन गई हो। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं अपना सर्टिफिकेट लेती हूँ जनता से, किसी पार्टी के सर्टिफिकेट से नहीं चलती हूँ मैं। आप पहले ये तरीका सीखिए, सलीका सीखिए कि डिबेट की कैसे जाती है, और तर्कों की अगर कंगाली हो जाए तो मत आया कीजिए, क्योंकि आपके निजी हमले पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया देखती है। क्योंकि जी सिर्फ भारत में नहीं देखा जाता, जी दुनिया भर में देखा जाता है। मैं नहीं डरती सर, ये चिल्लाने से, आरोप लगाने से, निजी आरोप लगाने से मैं नहीं डरती हूँ। आपको तार्किक तौर पर मुझसे बात करनी है, बात कीजिए। आपसे मैं डरूंगी नहीं, आपके कहने से मैं चुप नहीं बैठूंगी। और हिंदू मुसलमान शाह बानो में किसने किया था? किसने किया था? अभी अब्दुल मन्नान आप ही की पार्टी के नेता का स्टेटमेंट गिना रहे थे ना, आप ही की पार्टी पर लगा रहे हैं ना तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। आपके चिल्लाने से मैं नहीं डरती हूँ। आपको मुद्दे पर बात करनी है, बात कीजिए, मुद्दे पर बात करनी है, बात कीजिए। आई एम आस्किंग यू वन लास्ट टाइम, मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करूंगी। मुझे मत डराइए धमकाइएगा, देख रही है जनता और तय करेगी आपको, और आपकी किस्मत भी तय करेगी। ऐसे में डरती नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं डरती नहीं, मैं नहीं डरती। आप कितने निजी हमले कर लीजिए, कितने निजी हमले कर लीजिए, आपको मुद्दे पर बात करनी है, बात कीजिए, पाठ मत पढ़ाइए, उपदेश मत दीजिएगा, उपदेश मत दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हूं मैं, और आप पूरी पार्टी को, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। पार्टी का, आपकी पार्टी ने उपदेश देने के लिए नहीं भेजा मुझे सिखाने के लिए नहीं भेजा है। पहले इस बात से आगे बढ़ जाइए। आपको आपकी पार्टी को क्या फील करती है उस मुद्दे पर, यह बताने के लिए भेजा है। तो अगर आपको अपनी पार्टी का स्टैंड बताना है तो बात कीजिए मुझसे, निजी हमले मत कीजिएगा। स्टैंड बताने का आप पूछोगी तब ना। पूछा आपने, क्या सुना? आपने क्या सुना? किसने कटाक्ष शुरू किया? निजी हमला किसने किया? निजी हमला क्यों किया आपने? क्यों किया आपने निजी हमला? मैंने आपको बताया आपको क्या बोलना है, मैंने आपको बताया सुरेंद्र राजपूत, मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी को क्या बोलना है, बताया मैंने आपको? नहीं बताया ना, तो अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए, मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। लेट मी बी वेरी क्लियर, हिंदू मुसलमान आप जैसे लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, जातीय समीकरण आप जैसे लोग देखते हैं, धार्मिक समीकरण आप लोग देखते हैं, और यहाँ पर आकर लेक्चर देते हैं कि मीडिया करता है हिंदू मुसलमान, ट्रोल आर्मी छोड़ देते हैं, हिंदू मुसलमान मीडिया करता है। ये सब बातें कहीं और कीजिएगा, हकीकत से दूर। ये सोशल मीडिया का बबल नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी,
ये जनता है, देखती है और समझती है। आपको अपनी पार्टी के बारे में बात करनी है, कोई बात नहीं, इनसे पूछ लीजिए इन्हें बात करनी है मुद्दे पर या नहीं करनी है। इन्हें बात करनी हो तो इस बहस में रहें और अपनी पार्टी का स्टैंड रखें, पाठ ना पढ़ाएं, उपदेश ना दे। बात कर लीजिए इनसे, बात कर लीजिए। मैं कह रही हूं अभी एक कमेंट इतने में मैं ले लेती हूं कुलदीप जी का एक कमेंट ले लेती हूं। इनसे सीखेंगे, ये उपदेश देंगे। ये अपहरण वाला ड्रामा, कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन अराजकता कर रहा है, क्या गुजरात में लड़ाई मुद्दों के बदले इस तरह के ड्रामे पर है? अदिति जी, इस लोकतंत्र के अंदर अगर किसी प्रत्याशी को नामांकन भरने से रोका जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र में होते हैं और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन चाहे कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन अगर आप में हार का इतना डर है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उनको पता है कि 27 साल में गुजरात में कुछ किया नहीं है, केवल गुंडागर्दी के अलावा, माफियागिरी के अलावा कोई काम नहीं किया, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कुछ नहीं किया। आज जब अरविंद केजरीवाल जी मॉडल का जो मॉडल गवर्नेंस है, केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस जब गुजरात जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को आज डर लग रहा है। आज गुजरात के लोग केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस को पसंद कर रहे हैं। आज गुजरात के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी गारंटी है, उन्होंने जो गुजरात के लोगों को गारंटी दी है कि 300 यूनिट बिजली गुजरात के लोगों को मुफ्त मिलेगी और 1 मार्च से गुजरात के लाखों लोगों का बिल, बिजली का बिल 0 आएगा। महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि मिलेगी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नए स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेगा, मोहल्ला क्लिनिक बनेगा। आपसे जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब आप दे नहीं रहे। एक सेकंड। अभी सुरेंद्र राजपूत को बुरा लग गया था। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस नहीं है। वो चुनाव में प्रचार की बजाय सिर्फ नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का काम कर रही है। सुन लीजिए। आ वक्ते कांग्रेस कोई सभाओं नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अने करे तोय मोदी ऊपर हुमलो नहीं करती, अपशब्दों જરાય उपयोग नहीं करती। कारण एणे एक नवी चालाकी करी छे, एनाथी सतर्क रहेवानी जरूर छे। एणे शुं कर्युं छे? बोलवुं नहीं, होबाळा करवा नहीं, चूपचाप खाटला बैठको करवी, गामडे गामडे बधा पोताना लोकोने पहोंचाडी देवा, रो कगळ करवी, पगे लागवुं, बस एक वखत मदद करो, एक वखत बधुं जात जातनुं बधुं करी रह्या छे। अने होबाळा करवानो जे कॉन्ट्रेक्ट छे, गाळो भांडવાનો जे कॉन्ट्रेक्ट छे, ए एमणे आउटसोर्स करी दीधो छे, बीजाने आपी दीधो छे। आ काम तमे करो, आखुं गुजरातनुं वातावरण डोळो। जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी। पहले तो अब्दुल मन्नान ने आपसे सवाल पूछा था तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, अगर आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा हो तो। और दूसरा, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आप शब्दों की राजनीति आप करते हैं, मैदान में दिखाई नहीं देते, जमीन पर दिखाई नहीं देते। गुजराती शायद आपको समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि अब की तो अपशब्द भी नहीं बोल रहे हैं, अब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं, अब की नरेंद्र मोदी को गाली भी नहीं, आउटसोर्स कर रहे हैं आप। आउटसोर्स, सुनिए अब आउटसोर्स कर रहे हैं आप। मैंने कहा ना बीच में मत बोलिए। नहीं सुनिए, नहीं आप मुझे सिखाने मत आइए सर, सिखाने का काम मत कीजिए। बात करने के लिए आपको ख्यात हो, एक तरफ एमआईएम को बैठाओगी, दूसरी तरफ भाजपा को बैठाओगे और उसके बाद इन्हीं की नूरा कुश्ती कराओगे। उसके बाद आप गुजराती भी नहीं समझोगी जो हमारे ऊपर आभूषण की। सुरेंद्र राजपूत, आपको इतना बुरा लगता है एआईएमआईएम आ जाती है? आपने शायद आम आदमी पार्टी नहीं देखी इस डिबेट में। सुरेंद्र राजपूत, आपने शायद ये आम आदमी पार्टी नहीं देखी इस डिबेट में। आपको इतना बुरा लग गया कि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी को इस डिबेट में बैठा लिया और बीजेपी। सुनिए, आम आदमी पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको एआईएमआईएम से दिक्कत है? आपने कहा ना अब्दुल मन्नान हमारे दोस्त हैं। अच्छा, आपके दोस्त हैं, लेकिन अभी खुद ही आप कह रहे थे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती करा रही थी। राजपूत आपके उसमें नहीं आ रहे हैं। नहीं सुरेंद्र राजपूत, आप इसमें क्या है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ यहाँ एक प्रवक्ता की हैसियत से आए हैं जहाँ पर आपको अपनी पार्टी का स्टैंड रखना है। अगर आराम से मुद्दे पर बात करनी है तो बात कीजिए, मुझे डराकर धमकाकर वो दूसरे चैनल्स पर जाइएगा। अगर आप अपने एजेंडा वेंडेटा के साथ यहाँ पर आए हैं ना सुरेंद्र राजपूत,
राजपूत, वो वेंडेटा तो नहीं चलेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो दूसरे चैनलों पर जाकर चिल्लाकर एंकर्स को शट डाउन आप कर देते हैं कि ये वो चैनल नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अब्दुल मन्नान ने जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप पर लगाया, उस सवाल का जवाब क्या है? अमित शाह ने ये कहा कि आपने तुष्टीकरण की, उन्होंने तुष्टीकरण की दुकान बंद कर दी 27 साल में, उस पर क्या जवाब है आपके पास? अब शब्दों की राजनीति को लेकर जो बीजेपी ने आरोप लगाए उस पर क्या जवाब है? जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल कतई ये नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब तो हमको गाली भी नहीं दे रहे। भाई नहीं देंगे, हम तो जनता में काम कर रहे हैं, हम तो महंगाई के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ काम कर रहे हैं। 140 लोगों के हत्यारे को जिसको मुख्यमंत्री बनाया है आपने और आगे भी मुख्यमंत्री बनाने का वो है, गुजरात की जनता जवाब देगी कि भाई 136 लोगों के हत्यारों को भाजपा मुख्यमंत्री बना रही है। अदिति त्यागी अब्दुल मन्नान साहब के साथ और श्रद्धा राजपूत साथ मिलकर के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता महंगाई की बात करेगी। गुजरात की जनता बेरोजगारी की बात समझ लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, प्रेस का मतलब समझ लीजिएगा, सुनिए ध्यान से, प्रेस का मतलब समझ लीजिए। आप जो इस समय डिबेट में कर रहे हैं ना, जो डिबेट में कर रहे हैं आप, इसे कहते हैं डराना और धमकाना। ठीक है ना, प्रेस को सुनिए ध्यान से, पहले आप थोड़ा सा पढ़िए कि प्रेस का काम होता क्या है, तब मुझे प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दीजिएगा सुरेंद्र राजपूत, तब मुझे दीजिएगा। आपका काम मुझे आकर ये बताना नहीं है कि मैं अब्दुल मन्नान को मंच दूं या मैं कुलदीप को मंच दूं, आम आदमी पार्टी को मंच ना दूं या AIM को डिबेट से भगा दूं, इसके लिए आपको नहीं बुलाया है। ठीक है, अगली बार एक काम करेंगे, आपको अगर बुलाना होगा ना, आपको अगर बुलाना होगा तो आपकी पार्टी से अप्रूवल ले लेंगे, उस दिन मैं आपको हैप्पी पॉलिटिकल पार्टी डे विश करूंगी, कोई बात नहीं। सुनिए ध्यान से, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी का हाल कर दिया है। सुरेंद्र राजपूत ये बता रहे हैं कि आप इनको बैठा के इनसे बात क्यों कर रही हैं। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी है। फिर मैं ये नहीं मानती कि पूरी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी ये सोच वाली नहीं हो सकती, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है, ये सिर्फ सुरेंद्र राजपूत की सोच हो सकती है। तो सुरेंद्र राजपूत जो होम मिनिस्टर ने कहा 27 साल में तुष्टीकरण की राजनीति को ध्वस्त कर दिया, उस पर आपकी क्या राय है? के लिए पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान कर रही है। भाई इनको बात नहीं करनी है, इनको सिर्फ आकर ये कहना है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इन पर एक पार्टी लगा रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब्दुल मन्नान पूछ रहे हैं कि एक देश के रिसोर्सेज पर माइनॉरिटीज का हक पहले है, ये आपके नेता ने कहा, क्या वो अपीजमेंट नहीं था? ये इनके हिसाब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो राजनीति में इलेक्शन में टिकट बांटते समय, और ये मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूं, सुरेंद्र राजपूत तो आज बहुत हाई मॉरल ग्राउंड ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति को धर्म और जाति के अराउंड केंद्रित रखा है। ये बात पढ़ा रहे हैं, ये उपदेश देने आए हैं, और ये प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं जिसमें ये डिक्टेट करना चाहते हैं कि प्रेस को क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं डिबेट करने में यकीन रखती हूं, ठीक है। ये इंटिमिडेशन के जो टैक्टिक्स हैं ये अपने पास रखिए, कोई बात नहीं। आप मुद्दे पर बात करने के लिए शायद प्रिपेयर्ड नहीं है आज, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर्ड नहीं है, इसके लिए कोई बात नहीं। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस दिखाते हैं जो गुजरात की पूरी सियासत है इस वक्त, कैसे इसका पारा हाई है, वो सुनिए। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए,
और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है। इस खुशी में आगे बढ़िए। तो उम्मीद है सुरेंद्र राजपूत सुन लिया होगा गाली अपशब्द क्या होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। गुजरात चुनाव में अपहरण के आरोपों की एंट्री हुई, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया। आम आदमी पार्टी ने, जैसा कि आम आदमी पार्टी द्वारा अभी कुलदीप जी ने भी कहा, कंचन जरीवाला का अपहरण करने की बात कही गई। हालांकि शाम होते होते कंचन जरीवाला खुद ही सामने आ गए। उन्होंने सूरत पूर्व सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसके बावजूद बीजेपी पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग से जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा बताया। हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए कि आखिरकार वो आदमी, हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहां थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे तो कहां रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहां से लेके आई उनको और अब कहां चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहां लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो एक मिनट, तो हमने उनसे कहा है कि आप थॉरो इंक्वायरी करिए इसकी, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को, ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। कुछ हफ्ते पहले भी इन्होंने ऐसा ही हल्ला दिल्ली भर में मचाया था कि इनके विधायक चले गए, उठा लिए गए, लेकिन कुछ देर के बाद कहीं घूमते मिले, कहीं पिक्चर देखते मिले, कहीं खाना खाते मिले, कहीं कुल्फी खाते मिले हैं। मुझे लगता है इस पे देखना चाहिए क्या है और ये लोग कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, इसका भी एक बार आंकलन कर लेना चाहिए। क्योंकि जब से राजनीति में केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आई है तब से झूठ का नए आयाम स्थापित किए हैं। हर बात पे ही इनका झूठ पकड़ा जाता है। भ्रष्टाचार में नीचे तक घिरे हुए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे, आज आम आदमी पार्टी की पहचान भ्रष्टाचार हो गया है। कुलदीप जी, आपने सुना अभी अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, दो बातें कही। एक तो भ्रष्टाचार के आरोपों की बात की, भ्रष्टाचार के दलदल की बात की, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि झूठ के नए आयाम आपकी पार्टी तय कर रही है। पहले भी ऐसे ही दावा आपकी पार्टी ने किया और फिर आपकी पार्टी के जो नेता थे घूमते मिले, एंजॉय करते हुए मिले। अदिति जी, हमने तो इलेक्शन कमीशन से इसकी मांग की है कि इसकी पूरी जांच कराई जाए कि उनको कहां लेके जाया गया था, उनको बाद में कौन कौन लोग लेके आए, उनको पूरी रात कहां रखा गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और दूसरी बात, उन्होंने नामांकन किस दबाव में वापस लिया, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात भ्रष्टाचार की जो आपने कही, अनुराग ठाकुर जी ने कही, 134 लोगों की जान गुजरात की सरकार के भ्रष्टाचार ने ले ली। मोरबी के पुल के हादसे में एक कंपनी को सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन करके उसको टेंडर दे दिया गया और आज तक भी ओरेवा कंपनी के मालिक का नाम एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। आज 16 दिन हो गए, हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया उसके ऊपर और हाई कोर्ट ने कहा कि आप स्मार्ट मत बनिए, किसको ठेका देने के लिए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये ऐसा किया गया कि 300 रुपए के स्टैंप पेपर पे 2 करोड़ का टेंडर दिया गया और सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात आज हाई कोर्ट के बेंच ने कही है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 134 लोगों का जो मौत हुई है गुजरात के अंदर, उसको गुजरात के लोग भूलेंगे नहीं अदिति जी, और आज भी उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के लोगों को जो गारंटी दी है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की, रोजगार की जो गारंटी दी है, वो सारी गारंटी पूरी होंगी। जो हुआ उसके बाद तो आपकी पार्टी गड़गड़े में है। देखिए अदिति जी, ये जो पार्टी है इसको, ठीक है कुलदीप जी जवाब ले लीजिए ना, जवाब लीजिए। आप लोग आरोप लगाया आपने, जवाब लीजिए उस पर। सब सुन रही थी ना, आप जवाब तो लीजिए। इतनी सहिष्णुता तो रखिए कि महिला बोल रही है, आपको आराम से सुन रही है। पहली चीज के यहाँ आप डिबेट कर रहे हैं, आप जरा धरातल पर आकर देखिए, इनके कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करने नहीं जा पा रहे, गुजरात के अंदर कोई घर में नहीं घुसने दे रहा। और ये ऐसी पार्टी है कि जिन लोगों ने, जिन हमारे गुजरातियों ने आज जान जिनकी गई है, जिनके साथ हमारी संवेदना है, जिनके साथ पूरा गुजरात है, मुझे शर्म आती है कि उनके जख्मों को खुरेद खुरेद के मुद्दा बना रहे, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं
कि किस मुद्दे पे गुजरात के लिए काम करना चाहते हैं। अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों की राजनीति करो ना। यहाँ पे इस तरह के बरगलाने वाले मुद्दे कौन बना रहा है ये लोगों ने देख लिया है। क्या करना है गुजरात के लिए ना कांग्रेस बोल पाई ना कोई और बोल पाया है। दूसरी चीज है कि यहाँ लोगों की मौत का कोई मुद्दा ही नहीं है भाई आपके साहब लिए। आपको आराम से सुन श्रद्धा रही जी, थी प्लीज आप भाई साहब 134 लोगों की मौत होना आपके लिए मुद्दा नहीं पता है कि आप लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, लोगों की आवाज दबाने का काम करते हैं। 55 बच्चों की मौत हुई है उसके अंदर, आपको जानकारी हो तो। अच्छे से बोलना, जोर जोर से बोलना, 55 बच्चों की मौत हुई है उसके अंदर। उन माओ से जाके पूछिए, वो भी महिला है, वो अपना दर्द बताएंगी आपको। जिससे राजनीति आप लोग कर रहे हो, झूठ बोलने में केवल एक कंपनी के मालिक को बचाने के लिए हो रहे हो, कंपनी को बचाने के लिए, जिससे चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको बचाने के लिए। राजनीति में इतने गिर जाओगे चुनाव के लिए, आपके लिए चुनाव से बड़ा कुछ है नहीं क्या श्रद्धा जी? आज तक भारत में किसी भी राजनीतिक केवल चुनाव ही आपके लिए सब कुछ है। की राजनीति नहीं की होगी जितनी निम्न स्तर की राजनीति ये पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी। प्लीज पहले मेरी बात सुनिए। लोग जनता जनार्दन जानते हैं वी गुजराती डोंट लाइक यू। गुजरातियों को आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, आप गुजरात आके देख लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है आप लोगों को गुजरात में। डंके की चोट वो जनता को तय करने दीजिए ना श्रद्धा जी। श्रद्धा जी वो वी गुजराती डोंट लाइक यू, उसके लिए वेट कर लीजिए, जनता को तय करने दीजिए। आप खुद कह रही है ना जनता जनार्दन है, जनता तय कर लेगी और अपना जो जनादेश है वो भी सुनाएगी, वो भी सुनाएगी ना। लेकिन जो सवाल उन्होंने मोरबी को लेकर उठाया था वो सवाल आपसे पूछा जाएगा और वो सवाल वो पूछ रहे हैं। आपने कहा कि जख्म कुरेद कर, इनके पास मुद्दे नहीं है तो जख्म कुरेद कर ये राजनीति कर रहे हैं अपनी। लेकिन जवाब तो फिर भी आप ही से मांगा जाएगा उस केस में। भाई आपकी सरकार है तो अकाउंटेबिलिटी आपकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जवाब नहीं मांगना चाहिए, मैं बोलती हूँ उस मुद्दे पर भी आपको हम लोगों से सवाल करना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ हमारी सरकार की तरफ से जो भी दोषी है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और आप ये सवाल हमें हर बार कर सकते हैं, ये आपका पकड़ा जाएगा तभी तो छोड़ोगे ना श्रद्धा जी। जब पकड़ा जाएगा तभी तो छोड़ोगे ना, तो पकड़ा ही नहीं गया, उनका नाम तक मेंशन नहीं करा गया एफआईआर के अंदर। एफआईआर में नाम तक मेंशन नहीं है। बल्ब बनाने वाली कंपनी को आपने पुंगा ठेका दे दिया, 134 लोगों की मौत हो गई। चलिए ठीक है कुलदीप जी, आपको मैं आगे मंच दूंगी। कुलदीप जी आगे मंच दूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी आपकी इजाजत से सर अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं? हाँ बताइए ना, पूछिए। जी सर, आपने सुना नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियों का जिक्र कर रहे थे सर जी, और थोड़ी देर पहले जिस सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया और राइट लेफ्ट सेंटर आपने बहुत आरोप लगाए, जो अब्दुल मन्नान तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे थे, जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि हमने 27 साल में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर दिया, उस पर आपका जवाब सर। तुष्टीकरण की राजनीति अमित शाह ने बढ़ाई है, घटाई नहीं है अदिति। क्योंकि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जगह बहुसंख्यक तुष्टीकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और खुलेआम संविधान का विरोध करती है, खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाती है। 136 लोगों के जो गुनहगार हैं, हत्यारे हैं, उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति क्या होगी? इससे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति क्या होगी कि पिछले 10 सालों में एक भी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के अलावा कोई इन लोगों ने नौकरी नहीं दी, किसी भी संविदा के लोगों को पक्का नहीं किया। टीचर के श्रद्धा राजपूत एक मिनट रुक जाइए, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब देने का टाइम दूंगी मैं, इनका सवाल पूरा हो जाने दीजिए। तीसरी बात, जब किसी भी टीचर को जिनको इन्होंने संविदा पे 6-6 हजार रुपए पे या 9-9 हजार रुपए पे रखा है, उसमें से किसी को भी पक्का करने का काम नहीं किया। गुजरात हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है क्या नाम नौकरियों के लिए, कोरोना के लिए और अब राजस्थान वाले गुजरात तो सारी की सारी बातें जो पिछले सरकार के राजस्थान वाले गुजरात या किसी और चीज की रिपोर्ट है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की रिपोर्ट है, चाहे गुजरात की गैस की कंपनियों की बात आप ले लीजिए, सारी बातों का जवाब आपको जनता दे। ठीक है, जनता तो देगी, जनता तो देगी, वो सबको देगी। पहले जवाब लीजिए, आपने जो सवाल उठाए हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति और उसे तोड़ने की बात अगर कोई करता है तो इस वक्त बीजेपी तो नहीं कर सकती है। जवाब लीजिए, इस पर जवाब लीजिए श्रद्धा राजपूत। अगर किसी सलमा बहन के पास आयुष्मान कार्ड है तो उसे भी लाभ दिया जाता है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है।
किसी सलीम भाई के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनता है तो बनता है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। यही लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जो एक तबका है हमारे देश का वो वोट बैंक शब्द जो है कांग्रेस लेकर आई है। कहते हैं इनके कार्यकर्ता जब निकलते ना तो बोलते हैं इतने परसेंटेज वोट तो हमारी जेब में है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले 2014 से पहले जो गरीबों, वंचितों और शोषित की राजनीति करने वाले लोगों ने एक जनधन अकाउंट नहीं खुलवाया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2014 में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी बैंक, कौन से मैनेजर को बढ़ाया था? उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खुलाया था और सारे पैसे जवाब ले लीजिए, रुक ले, आराम से, टू द पॉइंट बात कीजिए, सारे पैनलिस्ट टू द पॉइंट बात कीजिए ताकि जनता को समझ में आए। ये डिबेट पॉलिटिकल पार्टियों के लिए नहीं, जनता के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, जवाब सुनिए ना श्रद्धा जी जवाब सुनिए। सुरेंद्र राजपूत 3-4 चीजें कह रही है। बैंकों का नेशनलाइजेशन करने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप बैंकों का लगाया जा रहा है, जो कि आज की डेट में बैंकों को प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रहे हैं, यानी अपने अडानी अंबानी को जो लोग बैंक बेच रहे हैं वो हमारे ऊपर राष्ट्रीय श्रद्धा राजपूत, एक सेकंड मैडम, आपको जवाब देने का वक्त मिला है ना मैम? एक सेकंड श्रद्धा जी सर, मैम दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट मत कीजिएगा। आपको मैंने हर बार टाइम दिया है जब आप पर आरोप लगे, तो प्लीज बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। जिन लोगों ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, जिन्होंने सहकारी बैंक दिए, जिन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, जिन्होंने परमाणु विखंडन कर देश को परमाणु शक्ति संपन्न बताया, उन लोगों के ऊपर आज की डेट में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि बैंक नहीं दिए हमने। अरे भाई, बैंक भी हमने दिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हमने दिया, और इसके बाद नहीं कुछ दिया था तो नोटबंदी नहीं दी थी हम लोगों ने। हाँ, ये बात हम मानते हैं, हमने नोटबंदी नहीं दी थी, और ये भी हम मानते हैं कि सारे जनधन अकाउंट में जो पैसा आपने जमा करके सारा का सारा देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था आज डॉलर के सामने 83 रुपया पहुंच गया है, भारतीय रुपया, और लगातार अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई चरम पर जा रही है। ये सब हमने नहीं किया, ये हम मानते हैं। हमने मनरेगा दिया, हम ये मानते हैं, हमने आरटीआई दिया, हम ये भी मानते हैं, हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड दिया, हम ये भी मानते हैं। ठीक है, जवाब लीजिए श्रद्धा राजपूत, जवाब लीजिए ना सुरेंद्र राजपूत जी, आप भी जवाब लीजिए। सवाल आप लोग आरोप लगाए, जवाब नहीं लेंगे। हाँ राजपूत जी सुनिए जरा, आपने बात की कि हम डिमोनेटाइजेशन लाएंगे, राग अलगते उसके बाद के जितने भी चुनाव है जनता जनार्दन ने समर्थन किया। यूपी के अंदर जीएसटी का चुनाव लाने के बाद जो गुजरात अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है, वहां पर भी गुजरात के अंदर भी समर्थन मिला हुआ है। ठीक है, और जिस तरह के आप रोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्यारे जो स्टेट है राजस्थान से कितने लोग यहाँ पर आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी हॉस्पिटल्स चलते हैं उसके अंदर कितनी ओपीडीज और आईपीडीज और कितने ऑपरेशन होते हैं और कितने लोग रोजगारी यहाँ पे ले रहे हैं। कोरोना काल में 14 लाख जो पूरे भारत से आए हुए लोगों यहाँ से भारत वापस गए थे और फिर वापस आके यहाँ पे रोजगारी ले रहे हैं। तो रोजगारी का जो बेरोजगारी का सबसे छोटा दर है, वो आप डेटा उठा के देख लीजिए। आप डेटा और फैक्ट्स के साथ मेरे साथ डिबेट कीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, तो आपको पता चलेगा कितने घरों में नल पहुंचा है। 96% लोगों के घरों में नलों से पानी पहुंचा है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो जाना जाता है कि यहाँ पे ड्रॉट की स्थिति है, पानी की कमी थी, लेकिन फिर भी नहरों से पानी कच्छ तक गया है। और ठीक है, अब ये वादे और ये दावे लेकर आप लोग जनता के बीच जाइएगा, ये वादे और ये दावे लेकर जनता के बीच जाइएगा। लेकिन कुलदीप जी, चाहे बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हो या होम मिनिस्टर हो, वो ये कहते हैं कि गुजरात में बीजेपी की टक्कर जो है वो कांग्रेस पार्टी से है, आम आदमी इस रेस में कहीं नहीं है। देखिए अदिति जी, पिछले 27 सालों से कांग्रेस मिलकर भाजपा को जिता रही है और गुजरात में भाजपा की सरकार बन रही है। तो जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को अभी भी कांग्रेस से उम्मीद है, लेकिन मैं आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की 5 सीट भी गुजरात के अंदर नहीं आ रही है और कांग्रेस का कोई अस्तित्व गुजरात के अंदर नहीं है। और चाहे अमित शाह जी कांग्रेस को प्रचारक बना ले या कांग्रेस मोदी जी का प्रचारक बना ले, गुजरात में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनने जा रही है और गुजरात की जनता ने 27 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
5 साल गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को देगी और उसमें अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, ठीक है, जवाब लीजिए। गुजरात के लोगों सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं कुलदीप जी? अरविंद केजरीवाल जी तो ने कांग्रेस जिताती आई है बीजेपी को, 27 साल से आप जिता रहे हैं और इस बार तो आप आउट हो जाएंगे। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि हम नंबर 1 होंगे और बीजेपी नंबर 2 होगी। जवाब ले लीजिए। कहना चाहिए इनको, कुलदीप जी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। कुलदीप जी की पार्टी तो ऑल एक्टर पार्टी है, कुलदीप जी भी एक एक्टर है। अरविंद केजरीवाल को दादा साहब फाल्के मिलना चाहिए। हमारा ये प्रश्न ही नहीं है कि भाजपा के कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, कुछ भी करते रहे। हमारा प्रश्न एक है कि गुजरात को कुशासन से निजात दिलानी है, महंगाई से निजात दिलानी है, जो सरकारी नौकरियों में उन्होंने घालमेल कर रखा है उससे निजात, मोरबी के नहीं, आप मुझे एक बात बताएं सुरेंद्र जी, अभी आप कह रहे थे कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, आप ये बताएं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की टीम है, AIM भी बीजेपी की टीम है, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं आप बीजेपी की बी टीम है, सब एक दूसरे की बी टीम बता रहे, भाई कौन किसकी टीम है? मैं अब बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कहता हूँ अदिति जी, आपने आज से नहीं, आप तो 15 सालों से तो क्या नाम एंकर रही हो, आप छोटी सी एक बात बताओ। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जब आप पार्टी नहीं क्या नाम कुछ कर पा रही तो आपस में कैंडिडेटों की अदला बदली कर रहे हैं। और अब एमसीडी चुनाव के नाम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली भागे, जैसे हिमाचल से भागे, और जैसे ही हिमाचल से ये भागे थे अब दिल्ली केजरीवाल भागे हैं गुजरात से, तो इन्होंने तुरंत एंट्री करा दी AIM पार्टी। आप अब तक कोई और नहीं कर पाया, गणेश लक्ष्मी की फोटो कुछ नहीं कर पाई, फलानी चीजें कुछ नहीं कर पाई, तो अब AIM को हिंदू मुसलमान कराने के लिए भेज दिया। गुजरात की जनता बहुत समझदार है, गुजरात की जनता जानती है कि वोट किसे देना है। ठीक है, अब आपको 2 जवाब मिल रहे हैं, पहले अब्दुल मन्नान आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर कुलदीप जी का जवाब आप लीजिए। फरमाना जानते हैं, जवाब लीजिए अब्दुल मन्नान और कुलदीप जी। पहले अब्दुल मन्नान फिर कुलदीप जी, प्लीज एक एक करके। अब्दुल मन्नान जी, अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि MIM की एंट्री करा दी। अरे भाई, MIM की एंट्री हम किसी के कहने पे एंट्री नहीं करते। पहली बात ये बताओ कि 27 साल से MIM नहीं थी, फिर क्यों धूल चाट रहे हो, क्यों अपनी सरकार गंवा रहे हो? 27 साल से आप सरकार नहीं बना पाए। पिछली बार 40 सीटों में एक भी, जितनी भी गुजरात में सीटें हैं सारी पार्लियामेंट की सीटें आप हार गए। अरे ये कहिए कि आप कमजोर हो गए हो देश में, आपके अंदर क्षमता नहीं बची है, आप किसी लायक नहीं बचे हो हिंदुस्तान में, और अब आप लगा रहे हो MIM पे आरोप। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों असत्य के पैरोकार हैं, झूठ बोलने के दोनों माहिर हैं। आप बताओ कि ये बैठे हैं आम आदमी पार्टी के स्पीकर, इनसे पूछो कि ये बिल्किस बानो पर इनका क्या स्टैंड है। इनको 10% मुस्लिम्स का वोट तो चाहिए, लेकिन बिल्किस बानो पर कुलदीप जी 2 आरोप है आप पर, 2 आरोप है। और दूसरी एक तो सुन लीजिए सर, ऑल एक्टर पार्टी आपको बता रहे हैं, बिल्किस बानो पे आपका स्टैंड पूछ रहे हैं अब्दुल मन्नान, और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो आपकी और बीजेपी की साठगांठ है, अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा। देखिए, पहली बात तो ये कि 27 सालों से भाजपा और कांग्रेस गुजरात के अंदर है, आम आदमी पार्टी तो नहीं है गुजरात के अंदर, तो 27 सालों में कांग्रेस भाजपा को क्यों नहीं हरा पाई, ये मुझे जवाब दे दे। पहली बात का, 27 सालों में कांग्रेस नहीं हरा पाई और कभी नहीं हरा पाएगी, और आज जब आम आदमी पार्टी वहां भाजपा को हरा रही है तो कांग्रेस को अपने बीच में आने का, कांग्रेस का कोई आधार, जनाधार नहीं है गुजरात के अंदर। और कांग्रेस को मैंने फिर कहा 5 सीटें भी गुजरात में कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है, नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भरोसा करती है, उनकी गारंटी के ऊपर भरोसा करती है, और गुजरात की जनता उन गारंटी पे मोहर लगाने वाली है। ये मैं ठीक है, चलिए गुजरात की जनता क्या फैसला करती है, इस सवाल का जवाब हमारे सारे व्यूअर्स को मिल जाएगा, और उस सवाल के जवाब तक हर पार्टी का दावा यही रहेगा कि गुजरात की जनता ने उसी के नाम पर मोहर लगाई है। हमारे पास इस डिस्कशन में वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनाव के जरिए वोटर ऐसे चेहरों को चुनते हैं जो उनकी बात को आगे बढ़ाएं, उनकी मुश्किलों को कम करें। हर सियासी दल की डोर वोटर के हाथ में ही होती है, लेकिन वोट देते वक्त ज्यादातर लोग सियासी दलों के एजेंडे के साथ, उनके सियासी एजेंडे के साथ चले जाते हैं। ऐसे में सोचिएगा जरूर, जब वोट आपका है तो आपकी सोच पर सियासी एजेंडा हावी कैसे हो सकता है और क्यों हो जाता है। आजकल हर चुनाव में धर्म की एंट्री हो जाती है। असल मुद्दों की बजाय वोट धार्मिक समीकरण या जातीय समीकरण में उलझकर रह जाता है। तो जो थोड़ी देर पहले अभी सवाल उठा रहे थे कि मीडिया हिंदू मुसलमान करता है, पहले आप इन सभी पार्टियों के स्टेटमेंट्स देखिए और इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स देखिए,
तब आपको समझ में आएगा कि मीडिया सिर्फ वो दिखाता है जो ये पार्टियां कर रही होती हैं। ऐसे में सोचिएगा जरूर कि धर्म की राजनीति से आखिर भला किसका होता है, आपका या किसी सियासी दल का। ये भी सोचिएगा जरूर जब हम किसी उम्मीदवार को चुनते हैं तो उसकी खूबियां देखकर चुनते हैं या फिर दूसरे उम्मीदवार की खामियां देखकर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट की ताकत और उसकी कीमत पहचानने की जरूरत है, तो ऐसे में आप सोचिएगा जरूर।